दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों साथ ही ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान जो कि अनिवार्य खंड है उसके लिए और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए भी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर विलियम हॉकिंस सही सुमेलित है। अकबर सर टॉमस रो सही सुमेलित नहीं है। शाहजहां ट्रेवरनियर सही सुमेलित है और औरंगजेब मनुची सही सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर टॉमस रो जो है 1615 से 1619 ईस्वी में जहांगीर के समय काल में मुगल दरबार में भारत आया था और वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। और शेष सभी विकल्प आपके सही हैं। जो है सर टॉमस रो अकबर के समय काल में नहीं बल्कि जहांगीर के समय काल में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है किसे द्वैध शासन का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर है सर लियोनिल कर्टिस। दोस्तों कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 में परिलक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है। देखिए क्लीवलैंड लोहा और इस्पात सही सुमेलित है। डेट्रायट मोटर गाड़ी सही सुमेलित है। मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेसाबी कोयला नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण ये आपका सही सुमेलित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेसाबी रेंज सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कोयला के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में कौन सा परत उत्तरदायी है। तो सही उत्तर है आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। दोस्तों रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल जो है महत्वपूर्ण स्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रांड कैनियन है एक खड्ड, एक बड़ा तोप, एक नदी या एक पुराना तोप। तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रांड कैनियन एक खड्ड यानी गार्ज है। तो ग्रांड कैनियन आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक गार्ज है। अगला प्रश्न है, भारत के 8 कोर सेक्टरों में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन है आपके कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन और सीमेंट। तो सही उत्तर है रसायन को। दोस्तों भारत के 8 कोर उद्योग जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत हैं। इसमें रसायन को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है। तो सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई थी। तो इस तरह से 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक की अवधि को योजना जो है अवकाश की अवधि कहा जाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। तो देखिए यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के लिए तो सामान्य है, लेकिन दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 6 से 18 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला अदालतें किसके अधीन कार्य करती हैं। आपको बताना है। तो सही उत्तर है जिला अदालतें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधीन कार्य करती हैं। तो सही उत्तर है उच्च न्यायालय जो है किसी राज्य का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण होता है और जिला अदालतें उच्च न्यायालय के अधीन होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर है 1, 3, 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किस तरह से भंग किया जा सकता है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप जानते हैं लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया ये विनिश्चय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कैसे ज्ञात होता है दोस्तों? तो सही उत्तर है अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं और ये घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप प्रकट किया है। तो ये है 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा जो है राष्ट्रकूट। तो सही उत्तर है एलोरा गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। और आप जानते हैं कि एलोरा की गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और 1983 में दोस्तों यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना दोस्तों राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद जो है सम्राट बना था और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया था। दोस्तों देखिए गंगैकोंडचोलपुरम जो है ये था कि संपूर्ण सिंघल द्वीप को क्या है कि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीता था और सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। पर दोस्तों यहाँ पे इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंडचोलपुरम के नाम से नई राजधानी निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो सही उत्तर है राज्यपाल यानी गवर्नर। तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग के सिफारिश पर, जो वित्त आयोग हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़ में है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है और कुल 2300 किलोमीटर लंबी, देखिए इसकी लंबाई कुल 2300 किलोमीटर लंबी है और यह मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए टुगेला प्रपात
ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, सही सुमेलित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका है, ये भी सही सुमेलित है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, सही सुमेलित है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है एंजल फॉल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। और टुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो टुगेला जो है विश्व का सबसे ऊंचा नहीं, बल्कि एंजल प्रपात वेनेजुएला में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरे स्थान पर टुगेला जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, पिट्सबर्ग ये लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है। संघाई, दोस्तों संघाई सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। डुंडी ये जूट वस्त्र उद्योग, और लेनिनग्राद आपका ये पोत निर्माण से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी ये उत्तर चीन और दक्षिणी मंगोलिया में विशाल मरुस्थल है। ये मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार पैटागोनिया के पठार क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो सही उत्तर है, किसी स्थान के मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। दोस्तों, प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या ग्रीनविच देशांतर कहा जाता है, और ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किस ग्रह का है? तो सही उत्तर है टाइटन। दोस्तों, ये शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। इस जो है शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में, 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे में, और बाद में 1944 में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न सुमेलित करना है आपको। देखिए, इसमें शहर और उनसे संबंधित नदियां हैं। कटक उड़ीसा का शहर है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है। लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। नासिक दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ये गोदावरी नदी के तट पर। और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्यास, चेनाब, राबी, सतलज और यमुना। दोस्तों, ब्यास, चेनाब, राबी, सतलज और यमुना ये सभी हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। तो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो सही उत्तर है बंगाली। दोस्तों, बंगाली भाषा जो है ये हिंदी के बाद बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद तेलुगु का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? तो सही उत्तर है, थारू लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में निवास करती है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी गोंड और खरवार के बाद जनजाति है। बिहार की तीसरी बड़ी जनजाति जो है थारू है, संथाल और गोंड के बाद। तो थारू लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको।
यहाँ पर देखिए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये बंगलुरु में है। रबर बोर्ड दोस्तों इसका मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड इसका मुख्यालय कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में इसका मुख्यालय है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन यानी ऑप्शन डी सभी चारों सही हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य ऊपर अपने नागरिकों के लिए ये सभी चीज़ें सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो सही उत्तर है संविधान की प्रस्तावना हमारी आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो सही उत्तर है प्रति व्यक्ति उत्पाद। दोस्तों किसी देश की आर्थिक समृद्धि की उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कुछ कथन हैं, उन पर विचार कीजिए। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि ये योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो सही उत्तर है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का निर्धारण भारत में कौन करता है? तो सही उत्तर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। 1985 में इसका नाम कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, और इसके द्वारा दोस्तों कुल 23 फसलों यानी सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के मूल्यों की घोषणा की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न इतिहास से है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही उत्तर है अल्बुकर्क। इसका समयकाल 1509 से 1515 ईस्वी है, और ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर है भूमि रिकॉर्ड। दोस्तों भूमि के सही मालिकाना निर्धारण के लिए भूमि रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और ये किसानों को अन्य सुविधाएं जैसे बैंकों की ऋण प्राप्ति में भी मदद देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में चर्चा में रहे अब्राहम एग्रीमेंट यानी अब्राहम समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सही उत्तर है इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। तो सही उत्तर है दोस्तों अब्राहम समझौता जो है ये 13 अगस्त 2020 को इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच संपन्न हुआ, और ये 26 वर्षों में पहला अरब इजरायल शांति समझौता है। इसके अंतर्गत इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहम समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है वामपंथी चरम उग्रवाद। दोस्तों लाल गलियारा भारत में वामपंथी चरम उग्रवादी से ग्रसित जिले हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा केरल के कुछ हिस्से वामपंथी चरम उग्रवाद से जो है ग्रसित हैं। इसको लाल गलियारा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है H1B वीजा मुद्दा भारत और किस देश से संबंधित है?
तो सही उत्तर है H1 वीज़ा दोस्तों, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और H1B वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत एक वीज़ा है और नियोक्ताओं को विशेष रूप से विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवस्था में नियोजित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार देने को निषिद्ध बनाता है? तो सही उत्तर है 14 वर्ष। दोस्तों, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है उनमें नियोजन से निषिद्ध करता है। तो ये सीमा जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत विशिष्ट खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा के संदर्भ में ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? तो सही उत्तर है गाड़ी के पीछे दोनों तरफ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं दोस्तों, और जिसमें आप दर्पण के माध्यम से नहीं देख सकते हैं उनको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों जैसे जीव और पादपों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट या तप्त स्थल माना जाता है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं ये जो है हॉट स्पॉट स्थल कहा जाता है। और जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र और सुंडालैंड का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो सही उत्तर है विभिन्न गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है 2015 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो सही उत्तर है 2015 का 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। देखिए, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो सही उत्तर है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब हवा में जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस पर्यावरणविद को जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ और जो है तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं और 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है, याद रखिएगा, 22 अप्रैल। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है।
अगला प्रश्न है अमन धान कब उगाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अमन जो है जून जुलाई में बुआई की जाती है इसकी, और नवंबर और दिसंबर के मध्य इसकी कटाई होती है। तो सही उत्तर है अमन धान जो है जून जुलाई में उपजाया जाता है। ओस या कार जो होता है मई जून में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। बोरो या दलू जो होता है ये नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। अगला प्रश्न भी एग्रीकल्चर से है, करनाल बंट किसकी एक प्रसिद्ध बीमारी है? तो सही उत्तर है गेहूं की। दोस्तों करनाल बंट रोग गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है, और ये रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सबसे पहले इस रोग की पहचान 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि? तो सही उत्तर है फसली भूमि दोस्तों मानव जनित जीवों का उदाहरण है, जबकि जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन ये सभी प्राकृतिक जीवों के उदाहरण में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र सही सुमेलित है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर ये भी सही सुमेलित है, सिलिका बालू इलाहाबाद या सिलिका सैंड इलाहाबाद सही सुमेलित है, यूरेनियम झांसी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यूरेनियम के भंडार जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सीमित भंडार पाए जाते हैं, झांसी में नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है। ये प्रश्न आपका यूपी जीके स्पेशल से पूछा गया है कि किन फसलों का उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये हैं दोस्तों गन्ना और आलू, 1 और 3। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। उत्तर प्रदेश दोस्तों गन्ना और आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त जिसका समयकाल 335 से 375 ईस्वी रहा उसके बारे में सूचना देता है, और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त की विजयों से उल्लिखित या समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित जो प्रशस्ति है इसमें इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो सही उत्तर है वो जगह है दोस्तों मेहरगढ़। दोस्तों प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सबसे पहले बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गोल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। इसलिए मेहरगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों जो है बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से हल का मिट्टी का पका हुआ जो है आकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों उपनिषद जो हैं इनका अर्थ होता है उपनिषद की ज्ञान और दर्शन की बातें, तो इनका मुख्य विषय जो है वो दर्शन है, और सही उत्तर है उपनिषदों का जो मुख्य विषय है ये जो है इनको वेदांत या दर्शन भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों 108 मानी जाती है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीत जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी, और इस संगीत की में जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है दोस्तों दामोदर नदी घाटी। याद रखिएगा दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र
आता है। अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। असम बरौनी तेल शोधनशाला ये आपका सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला जो है बरौनी जो है बिहार में स्थित है, असम में नहीं। आंध्र प्रदेश दोस्तों विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सही सुमेलित है। कोयली तेल शोधनशाला, कोयली तेल शोधनशाला दोस्तों ये गुजरात तेल शोधनशाला, गुजरात में मथुरा तेल शोधनशाला ये सही सुमेलित नहीं है। और कोयली तेल शोधनशाला महाराष्ट्र ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, हाँ ये हो जाएगा विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में, ये आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो सही उत्तर है वीणा। दोस्तों वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों अग्निकुल के राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध जो है प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। और गुर्जर जाति का पहल उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। और दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। तो सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो सही उत्तर है दोस्तों आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी जो कि वैदिक गणित का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सही उत्तर है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज दोस्तों सेना विभाग से संबंधित होता था। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित होता था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत ये आपका वित्तीय मामलों से संबंधित होता था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों ये पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है। तो आप जानते हैं सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल आता है। तो सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही क्रम हो जाएगा। समताप मंडल, मध्य मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जय सिंह। दोस्तों 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना जरूरी है, इसलिए पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की ये संधि 1665 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध शैली या मूर्तिकला। तो सही उत्तर है राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली ये चित्रकला से संबंधित है। तो ये शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों तानसेन या प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है ग्वालियर में। दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
तो दोस्तों अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ था। तो उसका मकबरा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो डेट आप जानते हैं, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था सबसे पहले? तो सही उत्तर है सर मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो सही उत्तर है अभिनव भारत। दोस्तों क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में संगठित किया गया था और इसे 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में की थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था, जबकि लॉर्ड रिपन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है कुल स्थानों का 1/3। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया। 22 अप्रैल 1994 से जो प्रदेश में प्रवृत्त हुआ था और इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? आपको बताना है। तो देखिए, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3 सभी को। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो जिला योजना समिति है इसमें सभी को शामिल किया गया है। इसमें सभी को यानी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सभी को जिला योजना समिति में जिला योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? तो सही उत्तर है वी डी सावरकर। दोस्तों वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त नामक भू राजस्व की प्रणाली का प्रारंभ किया गया था और इस प्रणाली को इस्तमरारी जमींदारी और मालगुजारी और बीसवेदारी आदि नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य बदलना पड़ेगा? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि भारत संघ में किसी नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य ही बदलाव करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किए गए थे? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आपके हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य या मैसूर के शासक ने? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर और मच्छेरी तथा बूंदी और भरतपुर थे, लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से है। यूपी स्पेशल में पूछा गया है कि लाल मिट्टियाँ किन जनपदों में पाई जाती हैं? तो सही उत्तर है लाल मिट्टी मुख्य रूप से झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर और झांसी में। सही उत्तर मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है दोस्तों ये लगभग देश की कुल भूमि का 15% या ऐसे कहें कि आंकड़ों के अनुसार केवल 12% के लगभग देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नज़दीकी विकल्प जो है वो 15% है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गडकरी जो है दोस्तों ये कोल्हापुर जो है कोल्हापुर जो गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र है। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे और दोस्तों 1844 में कोल्हापुर में इन्होंने जमीन मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के कारण विद्रोह कर दिया था। तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? डेट है 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के आरंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इसमें V.K. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, M.B. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस राणा डे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। तो इसके संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। दोस्तों तिलैया बांध ये बराकर नदी पर स्थित है। पंचेट हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध आप जानते हैं चंबल नदी पर और माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की बात अगर जो की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। सही उत्तर है दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में स्थित है। तो सही उत्तर क्षारीय मृदा क्षेत्र सबसे अधिक दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सही सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी ये सही सुमेलित है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है इससे एनी बेसेंट जुड़ी थी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और कोर्ट का उत्तर देते हुए इनका क्रम निर्धारित कीजिए। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा या कानपुर मुकदमा? तो सही उत्तर है लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में और दूसरा मुकदमा भगत सिंह के मामले में 1930 में हुआ था। तो लाहौर मुकदमा 1930 में और दूसरा कानपुर षड्यंत्र 1924 में। इसके अलावा काकोरी षड्यंत्र आप जानते हैं 1925 का और मेरठ षड्यंत्र 1929 का है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 4, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है आपके राजकोट, खेड़ा, वायकोम या असहयोग आंदोलन? तो सही उत्तर है वायकोम सत्याग्रह। देखिए वायकोम सत्याग्रह जो था मंदिर में प्रवेश को लेकर गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया था जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है राज व्यवस्था से भारतीय संविधान सभा की
पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये था 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो मुख्य विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है, उसके प्रैक्टिस सेट 2 का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें भारतीय संविधान के लक्षण और उसे किस देश से लिया गया है उनका मिलान करना है आपको। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4 और 3। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो आपका विषय है सामाजिक अध्ययन, उसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।